हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज आप मेरे साथ शुरू करने जा रहे हैं डे 8 ऑफ आवर डिस्कशन फॉर दी विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़। और इस विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम सभी जान रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग एबिलिटीज़ को और ज़्यादा बेटर कर सकें यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। और ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है, कैसे 3 स्टेप फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सकता है अपनी आंसर राइटिंग के अंदर, इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जहां पर मैंने इस फॉर्मूले को और ज़्यादा डिटेल के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है। राइट, सो इस सेशन में हम डे 8 स्टार्ट कर रहे हैं और इस डे 8 के अंदर मैं आपके साथ 4 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एक करके उन क्वेश्चन के हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरीके का कंटेंट होने वाला है, किस तरीके का इंडिकेटिव आंसर होने वाला है, वो चीज़ आपको इस सेशन में मिल जाएगा। और ये PDF भी आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेकिन आंसर राइटिंग में क्या स्टाइल होना चाहिए और किस तरीके से आप इस आंसर को अप्रोच करेंगे 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करते हो, वो हम एक एक करके इन आंसर्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है टू दी टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। हमारे GS1 पेपर का जो सिलेबस है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईच ईयर जो हमारी एग्जाम के अंदर GS1 के पेपर के अंदर आपके 4 मार्कर क्वेश्चन में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन, और आपका जो 8 मार्कर क्वेश्चन होता है उसमें भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है डेडिकेटेड टू द टॉपिक ऑफ डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखोगे तो क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, मतलब कि आपको एक बहुत लिमिटेड सिलेबस तैयार करना है और तब जाकर के आप ये 4 मार्कर का एक क्वेश्चन और एक 8 मार्कर का क्वेश्चन, एटलीस्ट 12 मार्क्स आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एक बहुत लिमिटेड पेपर को बहुत लिमिटेड सिलेबस को प्रिपेयर करके। और अगर आपका जो थोड़ा सा नसीब अच्छा रहा, थोड़ी सी किस्मत अगर आपकी अच्छी रही, तो ये क्वेश्चंस एक 4 मार्कर, एक 8 मार्कर के अलावा और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और फिर वहाँ पर आप और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपके लिए 2019 का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखाया है। इसमें भी देखिए, क्रिटिकल नोट ऑन राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, सो डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ये जो हमारा सब यूनिट 2 है हमारे यूनिट 1 का, इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें 3 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट colonial domination by the European powers। So first of all, हमारा जो 3 स्टेप फॉर्मूला का पहला स्टेप है वो है क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरीके से समझना। उसमें हमें 3 चीजें समझनी होती हैं। पहला, डायरेक्टिव क्या है? डायरेक्टिव है टू डिस्कस। टू डिस्कस मीन्स टू एक पूरे टॉपिक, एक पूरी स्टेटमेंट के ऊपर सारे उसके फायदे नुकसान उसको जांच करके हमें कमेंट देना होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कोई माइक्रो क्वेश्चंस तो नहीं है, एक ही माइक्रो क्वेश्चन है या एक से ज्यादा माइक्रो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा माइक्रो क्वेश्चन है, कॉलोनियल डोमिनेशन के मेन फीचर्स को हमें यहां पर डिस्कस करना है। राइट, सो हमें क्वेश्चन भी का माइक्रो क्वेश्चन भी पता चल गया, हमें डायरेक्टिव पता चल गया और कीवर्ड्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि यूरोपियन पावर्स, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कॉलोनियल, डायरेक्ट कॉलोनियल डोमिनेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड और उसके मेन फीचर्स हमें बताने। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स हैं, तो कभी भी क्वेश्चन को समझते वक्त अगर क्वेश्चन में जनरल वर्ड्स को यूज किया गया है, जनरल कीवर्ड्स को यूज किया गया है, तो हम भी अपने आंसर को बहुत जनरल रखने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमसे यूरोपियन पावर्स के बारे में सवाल पूछा गया है और यहां पे हम अगर अपने आंसर को बिल्कुल ब्रिटिशर्स तक लिमिटेड रखेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ यूरोपियन पावर्स की बात की गई है, तो आप यहां पर जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का रोल रहा है, इसी तरीके से इंडिया के बाहर ब्रिटिशर्स का दूसरी टेरिटरीज के अंदर क्या रोल रहा है, या फिर ब्रिटिशर्स के अलावा जो दूसरी कॉलोनियल पावर्स हैं, चाहे वो डच हैं, डेन्स हैं, फ्रेंच हैं, उन्होंने भी अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर अलग अलग जगहों पर अपने जो कॉलोनीज बनाए, कॉलोनिज्म को प्रैक्टिस किया है, तो उसके भी एग्जांपल्स आप यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी अपने आंसर को हम लिमिटेड रखने की यहां पर कोशिश जो है नहीं करेंगे और इसी वजह से जो मैंने आपको इंडिकेटिव आंसर दिया है इसको भी मैंने बहुत जनरल रखने की कोशिश की है। ठीक है, लुक एट द आंसर। आंसर में जो कंटेंट है वो सिंपल है। मेरे पास 60 वर्ड्स का लिमिट है, तो मैंने सबसे पहले बता दिया कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन बहुत ही क्रूड तरीके से कि कॉलोनियलिज्म में जो डोमिनेशन है, देखिए क्वेश्चन में हमें डोमिनेशन की बात की गई थी, कॉलोनियलिज्म में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डोमिनेशन किस तरीके से हो रहा है, कॉलोनियल पावर कैसे कॉलोनी के ऊपर डोमिनेट करती है, इसके ऊपर सवाल पूछा गया था। तो मैंने वो डोमिनेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी। मैंने कहा कि देखो, डोमिनेशन होता है लोगों की लाइफ और उनके कल्चर का बाई सम फॉरेन पावर, और वो फॉरेन पावर क्या होगी, वो कॉलोनियल कंट्री होगी या मदर कंट्री होगी। ठीक है, और इसके मेन फीचर्स क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक डोमिनेशन होगा। इकोनॉमिक डोमिनेशन में हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारी कॉलोनी से। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम रॉ मटेरियल्स, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसको वहां से निकालते हैं, और जो हमारी कॉलोनाइजिंग कंट्री है, यानी कि जो यूरोपियन पावर है, इसको इसके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इसको यूज करते हैं। अब इस आंसर में आपको अपना जो भी आप आंसर लिखोगे उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा? आपको डालना पड़ेगा फॉर्डर।
हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला में जो पहला स्टेप है वो हमने देखा अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, जो सेकंड स्टेप है वो है कंटेंट कोर नॉलेज, कि आपको पता होना चाहिए कि कॉलोनिज्म क्या है, कॉलोनिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ है, और उसके बाद आपके पास फॉर्डर होना चाहिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, और इस फॉर्डर में होंगे आपके पास एग्जाम्पल्स, ठीक है, आपके पास होंगे डायग्राम्स या फ्लो चार्ट जो भी क्वेश्चन की डिमांड को सूट करे। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो आप, अफ्रीका का एग्जांपल दे सकते हो आप, जो है मिडिल ईस्ट का एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरीके से वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूरोपियन पावर्स ने, चाहे वो यूके हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, नेदरलैंड्स यानी डच हो, उन्होंने किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया है। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेशन की फिर बात आती है। पॉलिटिकल डोमिनेशन में बोलते हैं कि जो लोकल रूलर्स हैं, लोकल किंगडम्स हैं, लोकल जो चीफटेन्स हैं, वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरीके से अपनी सोवरेनिटी को लूज करना पड़ता है और वो कॉलोनियल पावर, यूरोपियन पावर की सोवरेनिटी को मानना पड़ता है, और इससे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उन कॉलोनीज के वो पूरी तरीके से रीशेप कर दिए जाते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो अफ्रीका का, कि अफ्रीका के अंदर बिफोर दी यूरोपियन पावर्स के वहां पर जो है ट्राइबल कल्चर था, वहां पे क्लैंसमैन कल्चर था। पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है अफ्रीका में नहीं था, बिल्कुल अफ्रीका में एक पॉलिटिकल सिस्टम था, लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्लैंस के ऊपर बेस्ड था, इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जब यूरोपियंस आते हैं तो उनको लगता है कि ये जो सिस्टम है ये हमारे कॉलोनियल रूल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, हमें यहां पर अपना सिस्टम लगाना पड़ेगा, और उन्होंने फोर्सफुली वहां के लोकल ट्राइबल चीफ्स को, वहां के जो लोकल जिनके बीच में काफी जो है भाईचारा भी था, काफी अंडरस्टैंडिंग भी थी, काफी इंटरडिपेंडेंस भी थी, उनको एक दूसरे से लड़ाया, उनको एक दूसरे के खिलाफ किया ताकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये चीज आप बोलेंगे, यहां पर आप डिवाइड रूल की बात कर सकते हैं, यहां पर आप बात कर सकते हैं कि स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कर दिया है यूरोपियन पावर्स ने, उन्होंने पूरे अफ्रीका को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। या फिर आप इंडिया की यहां पर बात कर सकते हैं कि इंडिया के जो लोकल चीफ प्रिंसली स्टेट्स थे, लोकल रूलर्स थे, मुगल एम्पायर थे, उन सबको ओवरथ्रो करके ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन लगाया, और उसके बाद जैसे उनका मन किया कभी बंगाल को पार्टीशन किया, कभी पूरे सब कॉन्टिनेंट को अलग अलग कंट्रीज में पार्टीशन कर दिया। तो ये चीज आप यहां पर लिख सकते हैं। फिर आप यहां पर सोशल डोमिनेशन की बात कर सकते हैं कि जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो एजुकेशनल वैल्यूज हैं, उनको धीरे धीरे करके यूरोपियन रंग में ढाला जाता है ताकि वहां के जो लोग हैं वो यूरोपियन तरीके से, यूरोपियन आइडियाज के बारे में सोचने लगे, और वो अपने ओरिजिनल जो उनका कल्चर है, ओरिजिनल जो उनके सोसाइटल वैल्यूज हैं उसको लूज कर दें। राइट, सो दिस इज द काइंड ऑफ आंसर दैट यू कुड हैव रिटन फॉर 4 मार्क्स, और इस 4 मार्क्स के अंदर आपको ज्यादा डेटा देने की जरूरत होती है, ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत होती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ सगौली। राइट, ये जो आपका टॉपिक है ये गोरखा इन्वेजन का टॉपिक है, ट्रीटी ऑफ सगौली का, ये GS1 में यूनिट 1 सब यूनिट 3 का ये हमारा टॉपिक है। अगर हम बात करें तो पिछले सालों में ट्रीटी ऑफ सगौली के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द हिमाचल सिलेबस ऑफ GS1 पेपर। यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ सगौली पूछा गया है, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर जो है घुमाव नहीं है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपको बतानी थी, और आई होप कि ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी थी 4 मार्क्स के अंदर। अब 4 मार्क्स में 60 वर्ड्स में आप क्या शॉर्ट नोट लिख सकते हो, क्या चीजें आपके आंसर के अंदर जरूर इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बताओगे कि इसको साइन कब किया गया, तो हम कहेंगे 1815 में जो ट्रीटी ऑफ सगौली इसको साइन किया गया। 1816 में एक साल बाद, लगभग एक साल भी नहीं, 5-6 महीने बाद इसको जो है रेटिफाई कर दिया गया। ये जो ट्रीटी है वो इफेक्ट में आ गई। इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि ब्रिटिश इन्वेजन नेपाल का हो रहा है, ठीक है, और नेपाल का जो इन्वेजन हुआ उसको खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स और जो नेपाल के रूलर्स थे उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आई, और वो थी हमारी ट्रीटी ऑफ सगौली। इस जो ट्रीटी है इसकी सिग्नेटरी कौन है वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। नाम होगा राजगुरु गजराज मिश्रा, एडेड बाय द चंद्रशेखर उपाध्याय, एंड द सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी वाज द लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। राइट, इसके बाद ट्रीटी के टर्म्स। अब यहां पर जो है कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी एस्पिरेंट्स के लिए कि 60 वर्ड्स के अंदर कैसे हमें सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर देखिए यही तरीका मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे यू कैन यूज द थर्ड स्टेप ऑफ द 3 स्टेप फॉर्मूला, की फॉर्डर को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। कि सबसे पहले मैंने आंसर लिखते वक्त ट्रीटी ऑफ सगौली की मैंने बात कर दी। मैंने पहली लाइन के अंदर बता दिया कि ट्रीटी ऑफ सगौली 1815 के अंदर इसको साइन किया गया। क्यों साइन किया गया? क्योंकि जो हमारा एंग्लो नेपालीज वॉर है इसका कंक्लूजन करना था, इसको खत्म करना था, और ये इस ट्रीटी के साथ ये वॉर जो है वो कंक्लूड हुआ। नाउ ये सारे इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको 10 से 20 वर्ड्स के अंदर जो है देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका आंसर शुरू होगा कि इस ट्रीटी की टर्म्स क्या थी। उसमें क्या आएगा? सबसे पहले सिग्नेटरीज, दोनों तरफ से सिग्नेटरीज कौन थे वो एक लाइन में आप बता दोगे कि उपाध्याय जी,
चंद्रशेखर उपाध्याय जो थे, ठीक है, राजगुरु गजराज मिश्रा, एडेड बाय दी चंद्रशेखर उपाध्याय फ्रॉम द साइड ऑफ द नेपालीज एंड फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशॉ हैं, उनका आपने नाम ले लिया, ठीक है, सिग्नेटरी है। उसके बाद आप सीधा बात करोगे टर्म्स। अब देखिए आंसर के अंदर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को एक एक करके वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, मैं टर्म्स ऑफ ट्रीटी, नाउ टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 करके मैं कम से कम शब्दों में वो टर्म्स बता दूंगा। टर्म्स क्या होंगी, इस ट्रीटी के अंदर ये बात हो गई थी कि जो भी नेपालीज टेरिटरी है, जो नेपालीज टेरिटरी कुछ सीड करनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी बाय दी रूलर्स ऑफ नेपाल, ठीक है। तो वो सारी टर्म हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन सी वो टेरिटरीज थी, सिक्किम की टेरिटरी थी, जो कुमाऊं गढ़वाल का रीजन है, जो काली रिवर के वेस्ट में पड़ने वाला रीजन है, वो पूरा हिस्सा जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। सतलज रिवर के वेस्ट में पड़ने वाला जो रीजन है कांगड़ा का, वो पूरा ब्रिटिशर्स के पास चला गया। तराई रीजन जो नेपाल का था, वो कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास चला गया। इसके साथ गुरखास को मिलिट्री सर्विस में लाने की जो है इजाजत मिल गई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप यहां पर एक एक करके नोट कर सकते हो। कीप दिस इन माइंड कि प्रायोरिटी आपकी सबसे ऊपर जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि ट्रीटी के अंदर क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई। सबसे पहले तो इस ट्रीटी में ये ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम अब नेपाल का जो किंगडम है इसके ऊपर अब आक्रमण नहीं करेंगे अगर हमारी डिमांड्स पूरी कर दी जाती हैं। वो डिमांड्स पूरी कर दी भी गई, कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स को दे दिए गए, और इसी के साथ ब्रिटिशर्स ने इसके बदले गुरखास को अलाउ किया कि वो जो ब्रिटिश आर्मी है उसके अंदर सर्व कर सकते हैं। उसके अंदर वो सर्व करेंगे तो उसकी जो भी रेम्यूनरेशन है, जो पेंशन है, वो उनको मिला करेंगी। और इसके साथ एक ब्रिटिश रेजिडेंट जाएगा इन दी किंगडम ऑफ नेपाल, काठमांडू में वो जाकर के रहेगा। और अगर नेपाल के लोगों को किसी भी ब्रिटिशर या किसी भी यूरोपियन को अपने कोर्ट के अंदर एम्प्लॉय करना होगा तो उनको ब्रिटिशर्स की वहां से परमिशन भी लेनी होगी। तो ये सारी चीजें भी यहां पर मैंने लिख दी, ठीक है। सो ये ट्रीटी ऑफ सगौली का पूरा शॉर्ट नोट 60 वर्ड्स का तो नहीं है, लेकिन आपको अपने आंसर में 60 वर्ड्स की लिमिट को मेंटेन करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 8 मार्कर में भी आता है तब भी आपके लिए इतना जो आंसर है वो पूरा सफिशिएंट होना चाहिए, राइट। तो ये इंडिकेटिव आंसर पढ़ के अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, और इसको बेंच मार्क बनाते हुए आप 4 मार्कर का आंसर भी लिख सकते हैं। इसमें से जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपको लगता है कि उतनी जरूरी नहीं है, उतनी प्रायोरिटी नहीं है उसकी, तो उसको वहां पर आप हटा के आंसर लिख देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। Now let's talk about the third question. Now this question is a very important question. ये क्वेश्चन 2017 का जो हमारा GS1 का पेपर हुआ वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ द सिख विद द हिल स्टेट्स इन 19th सेंचुरी, राइट। और ये आपका हिल स्टेट्स एंड द रिलेशंस विद द मुगल्स एंड सिख्स GS1 पेपर का एक क्वेश्चन है। इस पार्ट से भी अगर हम देखें तो हमारे 8 मार्कर क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते रहे हैं। 8 मार्कर क्वेश्चंस में से अराउंड 2 क्वेश्चंस और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी देयर, जो कि हिल स्टेट्स जो कि 18वीं और 19वीं सदी के रहे हैं, उनका कैसा रिश्ता रहा है, उनके कैसे रिलेशंस रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उनके कैसे रिलेशंस रहे हैं वहां पे जो सिख एम्पायर रहा है उसके साथ, और उससे पहले जो मुगल किंगडम रहा है उसके साथ। और इस दौरान जो बीच में इन्वेजन हुई हैं, जैसे कभी नादिर शाह की इन्वेजन या अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन हुई हैं, तो उसके रिलेशन में भी आपके पास सारे नोट्स बिल्कुल बिल्कुल तैयार होने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कर आपका यहां पर डायरेक्टिव दिया गया है। क्या डायरेक्टिव है? एक्सप्लेन करना है आपको, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर बतानी है। यू जस्ट हैव टू गिव योर इंफॉर्मेशन। आपको अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं देना है, आपको कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बोली जा रही है कि आप अपनी तरीके से कोई कमेंट या प्रोज या कॉन्स यहां पर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल जो एक्यूरेट अकाउंट्स है, वो चीज आपको डेट्स के साथ और पर्सनैलिटीज के नाम के साथ यहां पर मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद कीवर्ड्स क्या है? सिख, रिलेशन ऑफ द सिख्स विथ द हिल स्टेट्स, और टाइम पीरियड बहुत जरूरी है 19वीं सदी, क्योंकि यहाँ पे 8 मार्कर क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स ही हमारे पास बचे हुए हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो जो हिल स्टेट्स और सिख्स के बीच का रिलेशन जो कि एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है गुरुओं के टाइम से, जो सिख गुरु हैं हमारे उनके समय से ये रिलेशन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 16th, 17th, 18th सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिख गुरुओं की ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। 19th सेंचुरी में जाकर के हमारा सिख एम्पायर जो है और जो सिख हमारे मर्सनरीज रहे हैं उनके साथ रिलेशन जो है वो यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने आंसर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए कंपाइल करके रख दी है, और मैंने बता दिया है कि देखो जो रिलेशंस हैं इस टाइम में 19th सेंचुरी में बहुत टर्बुलेंट रिलेशंस रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए जो हिल स्टेट्स के रूलर्स हैं और इसी के साथ जो सिख रूलर्स हैं, और उसके बाद जब सिख एम्पायर बन गया, जब रंजीत सिंह जी ने पूरे सिख एम्पायर को कंसोलिडेट कर दिया, तो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, और इस वजह से मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दी है कि हिल स्टेट्स दे वर सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ रेड्स फ्रॉम द सिख आर्मीज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जीवन काल था, जब वो खत्म होने जा रहा था, उस टाइम तक हिल स्टेट्स के रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं रह गए थे सिख कन्फेडरेसीज के साथ, और इसी वजह से जब 19th सेंचुरी आई तो हिल स्टेट्स में बहुत सारी सिख जो वॉर लॉर्ड्स हैं, सिख जो जनरल्स हैं, उन्होंने रेड्स की, और उसके बदले में राखी यानी कि ट्रिब्यूट देना पड़ता था हिल स्टेट्स को, ताकि ये जो रेड्स हैं वो बंद हो जाएं। और इसके साथ राजा ऑफ शर्मा और
हमें पता है कि 2000 रुपीज़ पर एनम का ट्रिब्यूट उनको पे करना पड़ता था। कांगड़ा हिल स्टेट के सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया फर्स्ट सिख चीफ थे जिन्होंने इन्वेड किया कांगड़ा हिल स्टेट को, और उन्होंने कांगड़ा, नूरपुर, चंबा को ट्रिब्यूटरी स्टेट्स बना दिया, उनको एक तरीके से अपनी सोवरेनिटी के अंदर ले लिया है। ठीक है, इसी के साथ कांगड़ा के जो राजा संसार चंद कटोच हैं, काफ़ी फेमस रहे सिख के साथ रिलेशन को लेकर के, इन्होंने रंजीत सिंह जी की जो टेरिटरीज थे उनके ऊपर भी हमला किया, जिसको रंजीत सिंह ने बचाया। इसके बाद जो अभय सिंह थापा का जो इन्वेजन हुआ उसको रिपेल करने में रंजीत सिंह ने इनकी मदद भी की, और कांगड़ा के स्टेट को कब्जा करके अपना जो सिख एम्पायर उसमें मिला लिया था। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, और कीवर्ड्स आपको जरूर लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद ऑल द हिल स्टेट्स नॉर्थ ऑफ द रिवर सतलज दे एक्सेप्टेड द सुज़रेनिटी और सोवरेनिटी ऑफ द राजा रंजीत सिंह, और वो उनके पूरे कंट्रोल में, लाहौर, खैबर पास से लेकर के जो हमारा कांगड़ा और पूरा तराई का रीजन है वो रंजीत सिंह के कंट्रोल में आ चुका था। ठीक है, इसके बाद आप एंग्लो सिख वॉर की जरूर बात करेंगे कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 में। वहां पर कांगड़ा हिल स्टेट्स के और शिमला हिल स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया, क्योंकि वो सिख से काफी ज्यादा नाराज थे। बार बार रेड्स हो रही हैं, बार बार उनके कंट्रोल में उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन सेकंड एंग्लो सिख वॉर में जो कांगड़ा हिल स्टेट थे उन्होंने सिख को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि जो रिलेशंस रहे हैं वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट रिलेशंस रहे हैं, और ये चीज आप अगर बताते हैं तब भी ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, खासतौर पे हिमाचल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे, बहुत ही एक्यूरेटली आपको इस सारी मटेरियल को प्रिपेयर करना होगा विद ईयर्स, विद नेम्स ऑफ द पर्सनालिटीज जो उस पर्टिकुलर पीरियड के साथ एसोसिएटेड थी। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप यहां पर एक्यूरेटली दे देंगे तो मेरी अगर आप बात माने तो बहुत अच्छे मार्क्स आउट ऑफ 8 आप यहां पर स्कोर करके आगे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन इज द 20 मार्कर क्वेश्चन, और ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर हम अपना पहला स्टेप लगाएं 3 स्टेप फॉर्मूला का, तो हम क्वेश्चन में देख पाते हैं कि 2 माइक्रो क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, पहला चीज, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ये हमारा फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है कि रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को डिस्कस करिए। वो रीजंस कितने अलग अलग तरीके के रीजंस हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ है। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन फिर क्या है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। की जब अगर ये रेवोल्यूशन आ गया है, क्रांति आ गई है, तो इससे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस कैसे आए हैं सोसाइटी के अंदर, वो भी चीज आपको बतानी थी। 2 माइक्रो क्वेश्चन है, 400 वर्ड्स आपको मिले हैं, तो आप रफली 200 वर्ड्स के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, किस टाइम पीरियड पे जो है स्टार्ट हुआ, इसकी हमने बात कर दी, और हम बोलेंगे कि दिस पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 18 to 19th centuries and was a period in which agrarian रूरल सोसाइटीज इन यूरोप एंड अमेरिका बिकेम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन। और वो किस तरीके से हुआ है उसके सारे रीजंस मैंने एक एक करके यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने बात कर दी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की, कि लोगों का एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई, जिसके कारण जो लोग थे उनके पास ज़्यादा सरप्लस फूड था, और वो ज़्यादा पैसा जो है खर्च कर सकते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर, क्योंकि अब जो खाना है वो उतना महंगा नहीं है, सरप्लस प्रोडक्शन है, सबको खाने को मिल रहा है, और बाकी नीड्स को लेकर के अब उनके पास जो मनी है, जो उनका कैपिटल है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस पूरे पॉइंट को इतने ज्यादा वर्ड्स में यहां पर लिखें। आप चाहते तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को अपनी डिमांड को देखते हुए कि सेवरल फैक्टर्स उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया इंग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से वहां के लोगों की जो हंगर की और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो गई। ठीक है, आगे मैंने अपने इंडिकेटिव आंसर में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कैसे आया। तो ये आया क्योंकि न्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट वर देयर, सीड ड्रिल इंट्रोड्यूस की गई, प्रोग्रेस जो है क्रॉप रोटेशन में, लैंड यूज में, सॉइल हेल्थ में, न्यू क्रॉप वैराइटीज की डेवलपमेंट में, ये सारी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉज है। इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी है, क्योंकि खाने का जो हंगर का जो प्रॉब्लम है वो दूर हुआ है, तो इसकी वजह से ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हुआ, और जो ज़्यादा लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में थे, अब वो देख रहे हैं कि हम शहरों में जाकर के हमें काम ढूंढने की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज रूरल एरियाज़ में जो लेबर्स है उनका सरप्लस हो गया है। तो इसकी वजह से रेडी पूल ऑफ वर्कर्स अवेलेबल हुआ जो इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करने को तैयार है। ठीक है, फैक्ट्री सिस्टम का अडॉप्शन हुआ। फैक्ट्री सिस्टम मतलब हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर, एक बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट के अंदर हम अलग अलग मशीन्स को लेकर आएंगे, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो स्पेशलाइज प्रोसेस है उसको एक ही प्लेस पर करेंगे, जिसको हम नाम देंगे फैक्ट्री। ठीक है, इसमें हम मशीन्स का यूज़ करेंगे, स्टीम इंजन का यूज़ करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। वर्कर्स जो आएंगे इस फैक्ट्री में काम करने के लिए, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो उसी इंडस्ट्री में, उसी फैक्ट्री के अंदर कैसे ऑपरेट करना है इसकी सारी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सो ये फैक्ट्री सिस्टम का अडॉप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बना कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो पाई। राइट,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर जो हैं यूके के अंदर पनपे, जो बैंक्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक हों चाहे वो दूसरे मनी लेंडर्स हों, नई फैक्ट्रीज को बनाने के लिए वो फाइनेंस देने को राजी हुए। एंटरप्रेन्योर की जो ज़ील है, यानी कि लोग भी, उनके अंदर भी ये ज़्यादा अब इच्छा थी कि वो ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं, वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग है और वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़्यादा रिस्क लेकर के अपना जो पैसा है, अपना जो एफर्ट है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, राइट। सो ये ज़ील भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है कि लोग अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ करके नए तरीकों को अपनाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ये हम सबको पता है कि यूके के पास कोल की कोई कमी नहीं थी, तो कोयले को जला करके जो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस की गई, उससे वो स्टीम को बना सकते थे, स्टीम से वो मशीन चला सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन चला सकते थे, हीटिंग कर सकते थे, लाइटिंग कर सकते थे, रात के समय में भी अब काम हो सकता था फैक्ट्रीज के अंदर। और इसके साथ वो यूरोप के दूसरे हिस्सों से और अपनी कॉलोनीज से, जिसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी, वहां से भी और रॉ मटेरियल, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो दूसरे मिनरल्स हो, चाहे वो इंडिको हो, उनको लेकर आकर के अपनी फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को बढ़ा सकते थे, ठीक है। मार्केट बढ़ गया। हालांकि यूके की, इंग्लैंड की पावर, जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की पॉपुलेशन ने बहुत सा अच्छा मार्केट का रोल निभाया। और उसके बाद जो यूके की कॉलोनीज थी, चाहे वो अमेरिकाज हों, अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले, चाहे वो इंडियन कॉलोनीज हों, उन्होंने भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ यूके का जो फैक्ट्री का सामान है, यूके का जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का आउटपुट है, उसका मार्केट बनने का काम किया। और इस वजह से एक रेडी मार्केट मिला और उस मार्केट में उनके जो गुड्स हैं वो सेल हो रहे हैं और उससे उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो अचानक से जो पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का साइकिल है वो और तेजी से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। लास्टली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स रहे। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया, जिससे अब कॉटन के फैब्रिक की जो मैन्युफैक्चरिंग है और ज़्यादा तेज हो गई। स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ और स्टीम इंजन के पावर को यूज़ करके अब हम कोल को बर्न करके स्टीम प्रोड्यूस कर सकते थे और स्टीम को यूज़ करके हम बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को और रेलवेज को ऑपरेट कर सकते थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत काम आई। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, चाहे वो रेलवेज की डेवलपमेंट हुई हो, चाहे वो कैनाल्स की डेवलपमेंट हुई हो, जिसके थ्रू वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी, राइट। सो ये सारे रीजंस आपको मेंशन करने हैं और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। तो इंपैक्ट हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब यहां पर ध्यान रखना है, दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पहले मैंने बोला है कि पॉपुलेशन स्पर्ट हुआ है, पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज हुई पहले से रूरल एरियाज के अंदर, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो गया है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि यहाँ बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी हो रहा है और इसके साथ अब लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज, लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ती जा रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और इस वजह से लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से फैली है यूके के अंदर, राइट। इसके बाद बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम और ज़्यादा डेवलप हुआ और ज़्यादा जब प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू किया उनके इन्वेस्टमेंट ने, तो उन्होंने और ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखाना स्टार्ट किया। विमेन का स्टेटस ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है, वो वर्कफोर्स में एंटर किया उन्होंने, वुमेन ने पहली बार। इससे पहले एग्रीकल्चर के अंदर भी वुमेन का एक बहुत लिमिटेड रोल था, हाउस होल्ड रोल में वुमेन जो है वो बंधी हुई थी, लेकिन अब जाकर के वो फैक्ट्रीज में जाकर काम कर रही थी और मर्दों के साथ काम कर रही थी, मेल्स के साथ बराबरी में काम कर रही थी, ठीक है। और इससे भी बहुत ज़्यादा एक सोसाइटल चेंज आया है वहाँ यूरोपियन सोसाइटी में, ठीक है। मिडिल क्लास का राइज हुआ है, मिडिल क्लास मैन स्टार्टेड ओनिंग फैक्ट्रीज, सेंट देयर मेल चिल्ड्रन टू स्कूल एंड रोज अप इन सोसाइटी ड्यू टू एन इंक्रीज इन वेल्थ, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लोग भी वहाँ पर फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करके अपने रिस्क टेकिंग बिहेवियर के साथ उन्होंने ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की। अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली फैला है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ है तो जो वर्कर्स गांव से आ रहे हैं काम करने के लिए फैक्ट्रीज में, उन्होंने अर्बन एरियाज में सेटल करना स्टार्ट किया, अर्बन एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेशन आकर रहने लगी। और ये चीज़ हम आज भी देखते हैं यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर कि अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है और इसके रूट्स हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ईजी एंड रेडी to use in much less time, and therefore more and more goods they began to be produced, and this led to the exploitation of resources, चाहे वो कोल हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, टिम्बर हो, या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इन सभी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को यहाँ पर आप कोलेट करके ये एक फैक्चुअल आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये मेरा डे 8 का सेशन यहाँ पर कंक्लूड होता है एंड आई होप आप इसी तरीके से अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए इनको यूज़ करके एक बहुत ही साफ सुथरा अच्छा सा आंसर अगर आप एचपीएस के लिए लिखते रहेंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।